our next chapter is ionic equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे वो कौन से थे? आपके मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिनमें इक्विलिब्रियम होगा वो आपके आयनिक रिएक्शन होंगे। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें होता है उनको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो आयनिक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन dissociated part that is ion and undissociated part is known as ionic equilibrium. लिखेंगे सभी क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश between dissociated part ब्रैकेट में लिख देंगे ions dissociated part and undissociated part is known as ionic equilibrium. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है AB, इसको मैंने पानी में डाला, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा? जैसे मैं NaCl को अगर पानी में डाल दूं तो NaCl मुझे पानी में किस फॉर्म में दिखाई देगा? Na+ आयन प्लस Cl रेक्टिफाई। तो ये जो आपके पास कोई AB सॉल्ट था मेरा, इस AB सॉल्ट को आयनिक सॉल्ट को जब मैं पानी में डालूंगा तो ये किस फॉर्म में दिखाई देगा? A+ एक्वस के अंदर प्लस B नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है इसका? अनडिसोसिएटेड। और ये कौन सा पार्ट है इसका? डिसोसिएटेड। तो भाई इस अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को भाई हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? अभी इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? जो अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? which dissociate into its component ion, which dissociate into its component ion। ऐसे सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो बॉन्ड होने चाहिए कंपाउंड के बीच में वो या तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड होना चाहिए? या तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए या पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो एग्जांपल है आपके पास NaCl
HCl एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड होता है अपना भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, which does not dissociate into its component, does not dissociate into its component, ठीक है। और ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें जो आपको बॉन्ड मिलेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, अभी बताया था मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप्स में, कौन कौन से होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम प्यार से बोलेंगे एसिड, आगे से ध्यान नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज 100%। अगर ये 100% आयनाइज हो रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई बता सकते हैं? अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। 100% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है जैसे ए बी, जब ये डिसोसिएट हो गया ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, तो जब टाइम इज इक्वल टू 0 तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है मेरे पास C, दिस इज 0, दिस इज 0। जब रिएक्शन एंड हो इक्विलिब्रियम पे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि 100% इसमें कंप्लीट हो गया होगा, कन्वर्ट हो गया होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी C, ठीक है। और आयन की कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, अभी कराया मैंने सॉल्यूशन के अंदर। हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, बता सकता है कोई? C into अल्फा, ठीक है। तो आयन की कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है C into अल्फा, ध्यान रखेंगे। अब इसका बहुत यूज होने वाला है खुदा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ठीक है। कॉपी करिए। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं में से अपने क्वेश्चन रहेंगे, और मैं बता दूंगा भाई मैक्सिमम और हमारे इंपॉर्टेंट है
तो एग्जांपल में सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको आगे से भी मैं एस से लिखूं। कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? 6 एसिड आपको ध्यान रखने हैं। HClO4, H2SO4, HCl, HNO3, HBr एंड HI। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हमारी प्रॉब्लम रहेगी, H2SO4 और HCl। इसी तरह जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस को हम प्यार से बोलेंगे Sp। कौन कौन से होते हैं? NaOH, KOH, RbOH, CHOH, CaOH twice, SrOH twice and VaOH twice। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिसमें हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिली, NaOH और KOH। इसी तरह थर्ड इसमें सॉल्ट, और सॉल्ट भाई आपने 4 टाइप्स के सॉल्ट पढ़े होंगे आप लोगों को। कौन कौन से? फर्स्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनते हैं, जैसे NaCl। सेकेंड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनते हैं। तो 4 टाइप के सॉल्ट मिलेंगे आपको, और सॉल्ट भी आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है। और वीक एसिड वीक बेस से मिलके बनता है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम फिर से पढ़ने वाले हैं पूरा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन आज चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? इनको कॉपी कर लीजिए। सेकेंड है अपने पास भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट विच नेग्लिजिबल डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट टाइप, जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा। तो सेकंड है मेरे पास भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम प्यार से बोलेंगे Wi। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच डज नॉट डिसोसिएट या विच नेग्लिजिबल डिसोसिएट
into its complement. अब ये नेग्लिजिबल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होती है दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब ये 1 से कितनी कम होती है अपने को नहीं पता, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, अननोन रहेगी। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वही जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। 20 इज इक्वल टू 0, दिस इज सी। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन मान के चल रहे थे, उसमें हम मोल मान के चल रहे थे, दिस इज 0 0, और ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा एंड सी अल्फा। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो एग्जांपल है आपके पास, जितने भी वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वीक एसिड में कौन कौन आते हैं भाई आपके, HClO3, HClO2, HClO, H2SO5, ठीक है, HNO2, उसके बाद H2CO3, H2S, इसी तरह CH3, COOH, HF एंड बेंजोइक एसिड। इसमें जो सबसे ज्यादा अपने को मिलने वाले हैं वीक एसिड में, वो कौन कौन मिलने वाले हैं भाई, एक तो एसिटिक एसिड मिलने वाला है जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम रहती है, इसी तरह H2S ये भी अपने को मिलने वाला है इसमें, ठीक है। इसी तरह वीक बेस, ठीक है, तो अमोनिया एंड और इट्स डेरिवेटिव are considered as weak base। देखिए भाई जो ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो जनरली वीक बेस कंसीडर किए जाते हैं, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास अमोनिया है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह किसी ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे ये बन गया NH2G, ठीक है, NH2G। अब G क्या है मेरे पास, जैसे यहाँ पे अगर मैं G को लगाऊं यहाँ पे कोई एल्काइल मिथाइल एल्काइल कोई भी R अटैच कर दूंगा, इसी तरह G को मैं NH2 से रिप्लेस कर दूं, NH2 दिस इज हाइड्रोजन। इस तरह G को अगर मैं OH से रिप्लेस कर दूं तो NH2OH हाइड्रोक्साइड एल्काइल। तो ये सभी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को वीक बेस की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, क्लियर है। इसको कॉपी करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना।
ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज जो भी थ्योरी हुई एसिड और बेस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी related with acid and base। सबसे पहले है आरएनएस थ्योरी। ठीक है, आरएनएस थ्योरी। तो आरएनएस ने क्या बोला था? आरएनएस ने एसिड को क्या बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर H+ देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर OH देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आरएनएस, अकॉर्डिंग टू आरएनएस, RNase acid is any substance which give H+ ion in water, H+ ion in water is known as RNase acid। तो RNase acid हमने किसको बोला था? ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर क्या देता हूँ H+। ठीक है, और आरएनएस बेस हमने किसको बोला? ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर क्या देते हैं OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर मैं आरएनएस एसिड की बात करूं तो आरएनएस एसिड में जैसे हमारे पास होता है मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक भी होते हैं। मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक हम किनको बोलेंगे? ऐसे एसिड जो पानी में डालने पर एक H+ देते हैं, ऐसे एसिड जो पानी में डालने पर सिर्फ एक H+ देते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास HCl, HBr, HNO3। ऐसा कोई भी एसिड जो पानी में डालने पर एक H+ देता हो उसको हम मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक बोलते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है इनको हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HA से। इसी तरह डाइबेसिक और डाइप्रोटिक। तो डाइबेसिक या डाइप्रोटिक क्या होगी? वो एसिड जो पानी में डालने पर 2 H+ देते हो, ऐसे एसिड जो पानी में डालने पर 2 H+ देते हो, जैसे H2SO4, H3PO3, H2CO3। तो ये सभी कैसे एसिड हैं? डाइप्रोटिक। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है H2A। इनका जनरल फॉर्मूला होता है H2A। इसी तरह ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक। तो ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक क्या होता है? वो एसिड जो पानी में डालने पर 3 H+ देते हैं, 3 H+ प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल है H3PO4। ठीक है, और इनको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, इनका जनरल फॉर्मूला होता है H3A। ठीक है, क्लियर है। और आरएनएस बेस क्या होते हैं? This substance which give OH ion on dissolving in water। This substance which give OH ion on dissolving in water।
ठीक है। अब इसमें भी मोनो एसिडिक होता है, मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक क्या होते हैं? ऐसे बेस जो पानी में डालने पर एक OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है NaOH, KOH, RbOH, इसी तरह NH4OH। ठीक है। फिर होते हैं डाइएसिडिक। तो डाइएसिडिक का मतलब क्या हो गया? O बेस जो पानी में डालने पर दो OH आयन प्रोड्यूस करते हो। जैसे एग्जांपल हो गया MgOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह FeOH ट्वाइस, इसी तरह ट्राइएसिडिक। ट्राइएसिडिक क्या होते हैं भाई? वो एसिड जो पानी में डालने पर तीन OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे एग्जांपल हो गया AlOH ट्राइस, FeOH ट्राइस। तो ये सभी आपके पास मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक। ठीक है, क्लियर है? एक आपके पास RNS। नेक्स्ट है अपने पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है चैप्टर के अंदर। ब्रोंस्टेड सेकंड थ्योरी है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तो इसने क्या बोला था कि एसिड आर प्रोटोन डोनर एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है। एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटोन डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं? जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 plus H2O give NH4 plus OH नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अमोनिया ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो अमोनिया यहाँ पे क्या है मेरे पास? बेस। H2O ने प्रोटॉन दिया, तो जो देता है वो एसिड कहलाता है, जो लेता है वो बेस कहलाता है। देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। तो यहाँ पे NH3 ने H2 लिया, तो आपके पास बेस। H2 ने H दिया, तो क्या होगा आपका एसिड। इसी तरह HCl plus H2O will produce H3O positive plus Cl। तो अगर आप देखें यहाँ पे HCl ने H प्लस दिया, तो HCl इज एसिड। H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो H2O बेस। तो आप देख रहे होंगे कि एसिड पानी एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। एम्फीप्रोटिक होता है। ठीक है, पढ़ने वाले हम एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको कॉपी करें। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जहां से क्वेश्चन आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर CABP। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, जैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होता है, ऐसे एसिड बेस पेयर विच हैव डिफरेंस ऑफ 1H प्लस आयन। तो लिखेंगे एसिड बेस पेयर having difference of 1H plus ion, having difference of 1H plus ion is known as conjugate acid base pair। पेयर होंगे आपके पास और उन पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस होगा, तो उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। पहचान क्या होगी, पहचानने का तरीका बताता हूँ। एसिड में से अगर एक H प्लस निकाल दें तो हमारे पास बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, उसका अपोजिट। एसिड में से एक H प्लस निकाल दें तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। बेस में एक H प्लस डाल दें तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यही तो है। देखो इसमें एसिड था, एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक H प्लस का। तो ऐसे एसिड बेस पेयर जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, NH3 प्लस H2O give NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो ये एसिड और ये बेस। तो देखिए इस एसिड ने एक H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये बेस और एक एसिड NH3 अमोनियम आयन बना रहा है, तो बेस क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। देख लीजिए यहाँ, और H2O ने H2 किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड। तो एसिड में से एक H निकाल दो तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो देख लीजिए H2O में से एक H हमने निकाल दिया, तो मतलब ये जो OH नेगेटिव इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपके पास जैसे मैं कॉन्जुगेट एसिड बेस में बताता हूँ, जैसे NH3 और NH4, इसी तरह H2O OH नेगेटिव, H2O HCO हो सकता है, इसी तरह HCl Cl नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब क्या है, these are conjugate एसिड बेस पेयर। ये क्या है आपके पास, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, a strong acid has weak conjugate base and a weak acid has strong conjugate base। अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। सेम इज ट्रू फॉर बेस। तो लिख लेंगे नई लाइन से, strong acid has weak conjugate base, strong acid has weak conjugate base and weak acid has strong conjugate base, weak acid has strong conjugate base। Same is true for base also। बेस के लिए बिल्कुल ऐसा ही, अगर आपका बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। यहाँ से एसिड बेस को पहचानना बहुत इजी हो जाता है, तो ये चीज आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट एक और लाइन लिखेंगे इसमें, एसिड बेस रिएक्शन
एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज proceed from strong to weak direction. Acid base reaction always proceed from strong to weak direction. Strong से weak direction में proceed करेंगे. अगर हम spontaneity of reaction की बात करें, जैसे आपको कल मैं इसमें कुछ एक प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, स्पॉन्टेनियस